हेलो दोस्तों, अपने जूलॉजी की पिछली क्लास में जंतु कोशिका के जो चित्र था वो चित्र देख के अपने अपनी क्लास का एंड किया था। और उस चित्र में अपने जंतु कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उन अंगों को देखा था। यानी जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कोशिकांग। तो आज अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे, यानी कौन कौन से अंग होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। आपके इस क्लास में आज अपन देखेंगे कि कोशिका के अंदर केंद्रक कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका क्या होती है, गोल्जी का है, कणाभ सूत्र, कणाभ सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रवी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक झिल्ली कहते हैं, गुणसूत्र और राइबोसोम। अपन इन कोशिका के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपनी कोशिका आपको पता है एक सजीव की तरह कार्य करती है, यानी सजीव के अंदर जितने भी अपने शरीर के द्वारा अपन कार्य संपन्न करते हैं या जो क्रियाएं करते हैं उन सभी क्रियाओं के पीछे किसका हाथ है, कोशिका का हाथ है। तो आज अपन उसी कोशिका के जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उन्हीं अंगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अपने शरीर के अंदर जो सभी कार्य करने का जो संचालन का मुख्य केंद्र होता है वो होता है मस्तिष्क। तो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर भी कोशिका के द्वारा सभी जो कार्य होते हैं उन कार्यों का संचालन करता है केंद्रक। तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा गया है। आज अपन इन्हीं के बारे में आगे अध्ययन करेंगे कि जो कोशिका होती हैं उस कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कोशिकांग। पिछला जो आपने देखा था आपने स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, वो अलग था, जंतु कोशिका की 3D पिक्चर थी, और ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों की जो है स्ट्रक्चर है। इसमें आपके अपन आज बात करेंगे ओनली फॉर इस जंतु कोशिका की, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करेंगे पादप कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत, ये यानी कि कॉमन बात हो जाएगी दोनों की तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अध्ययन इसका जब जंतु कोशिका का अपन अध्ययन करेंगे तो पादप कोशिका भी अपन को कुछ हद तक समझ में आ जाएगी। उसके बाद में जो अपवाद स्वरूप है, यानी इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, या इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, उनका अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन वापस आपको कोशिकांगों को लिखना की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको ज्यादातर इसमें जो नाम है वो कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन जितने भी नाम आएंगे उनको वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको आपको वापस अध्ययन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं जंतु कोशिका की, और जंतु कोशिका के अंदर सबसे पहले आपके नाम दिया गया है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक बोलने में, केंद्र का मतलब होता है इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर। केंद्र का मतलब इंग्लिश में जैसे एक केंद्र वर्ड होता है, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। सेंटर का अर्थ होता है मध्य, सेंटर का अर्थ होता है मध्य। यहाँ पे केंद्र को न्यूक्लियस से ही बुलाएंगे आप, इसका नाम सेंटर नहीं बोलोगे। लेकिन केंद्र का अर्थ होता है किसी भी, जैसे पदार्थ की बात करें या किसी वस्तु की बात करें, उसके जो मध्य में आता है, बीच में आता है, बीचों बीच, उसे कहते हैं सेंटर। तो केंद्रक होता है ये कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये मानो कि लगभग कोशिका के क्या पाया जाता है, सेंटर में। इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, लेकिन यहां तक आप मान सकते हो इसके नाम के आधार पर केंद्रक ये जो कार्य होते हैं उन कार्यों का संचालन करता है। किसके कार्यों का संचालन करता है? कोशिका के कार्यों का। अपने शरीर के अंदर जो सभी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं?
कोशिका के द्वारा। यदि अपन कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोशिका का हाथ है, और यदि कोई कोशिका कार्य संपूर्ण करती है तो उसके पीछे किसका हाथ है? केंद्रक का। तो मुख्य रूप से किसकी भूमिका होगी? केंद्रक की। इसमें एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कभी कभी कई कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो यहां पे आपको बात ध्यान में रखनी है कि सामान्यतः, क्या बात ध्यान में रखनी है? सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। ये सामान्यतः वाली बात यहां पे आगे रखना है। सामान्यतः कह सकते हो, प्राय कह सकते हो, यानी कि जो ज्यादातर कोशिकाएं होती हैं उन ज्यादातर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, यानी एक कोशिका में एक ही केंद्रक, वन मैन वन पर्सन। जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के, या सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के एक ही महिला होती हैं, या एक ही पत्नी होती हैं, एक ही जीवन साथी होता है। अब ये तो जरूरी है नहीं कि 100% के एक ही जीवन साथी हो। इसमें कई कंडीशनें लागू हो जाती है। जैसे किसी ने एक से अधिक शादियां कर ली तो उसके एक से अधिक पति भी हो सकते हैं, तो किसी के एक से अधिक पत्नियां भी हो सकती हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि एक से अधिक पति होगा, एक से अधिक पत्नियां भी हो सकती है, तो किसी के एक से अधिक पति भी हो सकते हैं। हालांकि अपने यहाँ पे ऐसी कोई प्रथा नहीं है। तो अपन मानते हैं कि सामान्यतः एक स्त्री के एक ही पति होता है, या एक पति के एक ही पत्नी होती है। तो वो तो नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकते कि एक से ज्यादा हो नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वही बात लागू होगी आपके कि एक कोशिका में, सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी कई स्थितियों में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे कोशिका विभाजन के समय भी कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पे एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो अपन को यह बात ध्यान में रखनी है कि सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरी बात यह है कि कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन, कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इससे आप यहां पे ये भी मान सकते हो, कोशिका के जो समस्त कार्यों का संचालन करता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। तो केंद्रक हेड हो गया, मुखिया हो गया। अब कोई घर है, अपना परिवार है, अपना परिवार जो चलाता है, मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? घर का मुख्य सदस्य। गांव का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं। या अपने शरीर की बात करें, बॉडी की बात करें, बॉडी के संचालन का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। जिसका ये हार्ड डिस्क खाली है वो फ्लॉप, जिसके इस सीडी में कुछ नहीं है या इस हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है वो कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा तो भी उसे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद, अंदर क्या आया बाहर क्या गया उसे कोई पता नहीं। जैसे कुछ पिक्चरों में होता है ना कि जो उसमें कुछ किरदार या भूमिकाएं होती है, उसमें होता है कि इसको कुछ याद नहीं रहता है, सामने लिखा हुआ होता है, जैसे ही वो खड़ा होता है पढ़ता है कि आप आज तेरे को ड्यूटी पे जाना है तो वो ड्यूटी पे जाएगा। उनका क्या होता है? मस्तिष्क काम नहीं करता है। मेमोरी कार्ड होता है वो काम नहीं करता है, और जब मेमोरी कार्ड ही खराब हो जाता है तो फिर पूरा टैप ही खराब है। जब मेमोरी नहीं चलेगी तो टैप कहां से चलेगी? इसी तरह से अब कोशिका का जो मेमोरी कार्ड कह सकते हो, या जो कोशिका का मुखिया कह सकते हो आप, या कोशिका का मस्तिष्क कह सकते हो, कौन होगा? केंद्रक होगा। यहां पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है
उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। या इंग्लिश में इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ गए आपके? ये जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये पूरा द्रव्य पदार्थ है जो आपको दिख रहा है, तो इसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अब आप देखो इस द्रव्य के अंदर ये जो आपको गोल छतरीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये है आपके केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा रहेगा उसे क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक की जो चारों ओर ये भित्ति है उसे कहेंगे केंद्रक भित्ति या न्यूक्लियोपोर। ये जो न्यूक्लियर पोर लिखा हुआ है ये इसकी केंद्रक भित्ति है। केंद्रक के चारों ओर जो, अब देखो किसी की भी भित्ति है, भित्ति का मतलब अपने सीधी भाषा में बोले तो दीवार। दीवार क्या करती है? कोई भी बाहरी काम है उससे रक्षा करती है। जैसे आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो तो जो बाहर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं से आपकी रक्षा कौन करेगा? भित्ति करेगी। बाहर की क्रियाएं क्या? सौ बार बारिश हो रही है, आप किसी रूम के अंदर बैठते हो तो रूम के चारों ओर की वो होती है भित्ति। अब बारिश हो रही है, अपन बाहर खड़े हैं तो अपने चारों ओर भी तो कोई लेयर है, भित्ति है। अपने शरीर के ऊपर जो भित्ति पाई जाती है, जो शर्म की परत है, ये भी तो अपने शरीर की एक भित्ति है, दीवार का कार्य करती है। तो इसी तरह से जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। केंद्रक के चारों ओर पाई जाएगी उसे कहेंगे केंद्रक भित्ति। तो यहाँ पे जो केंद्रक के का जो कार्य भित्ति यानी रक्षा का कार्य करती है या इस सुरक्षा का कवच कह सकते हो, वो होती है ये। उसके बाद में इसका आकार, केंद्रक होता है वो जीव द्रव्य के अंदर, मैंने आपको कहा केंद्रक होता है वो कहां पाया जाता है? जीव द्रव्य के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव्य या इसे आप क्या कह सकते हो? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कौन पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर कौन पाया जाता है? केंद्रक। तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा केंद्रक। ये लिख लेना आप, केंद्रक सदैव किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अब मैंने यहां पे लिखा है सदैव। सदैव का मतलब इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। जैसे मछली सदैव जल में पाई जाती है। अब मछली जल में पाई जाती है मतलब जल में ही पाई जाएगी, उसको स्थल पे लाके छोड़ दो, उसका काम फिनिश। तो जो ये केंद्रक होता है ये कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाया जाता है। और बात करें चौथे पॉइंट पे इसकी, चौथे पॉइंट की मैं बात करूं कि जो केंद्रक होता है उसका आकार कैसा होता है? आकार, केंद्र का आकार निश्चित नहीं होता है, लगभग गोलाकार, गोलाकार से ज्यादा इसको अंडाकार कह सकते हो, जैसे अपन ने ऊपर आकृति में देखा। ठीक है, इसके साथ साथ में अनेक आकार के होते हैं, तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि केंद्रक गोलाकार, अंडाकार या अन्य किसी भी आकार का हो सकता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है या इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपके, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है।
ये आपके जो है केंद्रक के बारे में खास खास बातें हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में ये आपके बात है। बात करें केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर और क्या क्या पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक रस, या मैंने आपको कहा केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, जो केंद्रिका नाम लिखा है वो भी किस में पाई जाती है, केंद्रक के अंदर ही छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रिका। और गुणसूत्र, और क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र भी केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं और केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है और केंद्रिकाएं भी पाई जाती हैं। सेकंड आपके बात जो यहां पे आती है वो आती है केंद्रिका। केंद्रिका क्या होती हैं, ये क्या भूमिका निभाती है आगे। दूसरी आपके बात करें केंद्रिका, इसमें एक बात तो आपको पता चली गई, केंद्रिका ये केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना है, पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना है। कोशिका के अंदर कौन पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर कौन पाई जाती है, केंद्रिका। अब प्रत्येक केंद्र के अंदर, ऊपर अपन ने बात की कोशिका के अंदर, यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक केंद्रक के अंदर, प्रत्येक केंद्रक के अंदर एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक केंद्र के अंदर एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो केंद्रिकाएं होती हैं इसमें क्या होता है, इन केंद्रिकाओं के अंदर, केंद्रिकाओं के अंदर आरएनए पाया जाता है। केंद्रिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है आरएनए का पूरा नाम, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हो, एसिड कह सकते हो, ठीक है। वैसे राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब ये केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, ये कहां काम आती है अपने, ये केंद्रिकाएं जो होती हैं वो समसूत्री विभाजन के समय, समसूत्री विभाजन के समय ज्यादातर काम आती है। किस समय, समसूत्री विभाजन के समय ये केंद्रिकाएं काम आती हैं। समसूत्री विभाजन में इन केंद्रिकाओं की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बात इसमें लिखा मैंने बताया आपको, केंद्रक के अंदर एक या एक से अधिक सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और ये कभी कभी कोशिका विभाजन के समय, कब, कोशिका विभाजन के समय केंद्रिकाएं लुप्त भी होती हैं। तो ये एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, प्राय कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय कोशिका विभाजन के समय ये क्या रहती है, लुप्त रहती हैं। केंद्रक हो गया, और केंद्रक के बाद में आपकी हो गई केंद्रिका। अगली बात करें अपन आपके तीसरे टॉपिक की, तो आगे आएगा आपके गोल्जी का है।
गोल्जी काय। अब इसमें आपको कहां दिख रहा है गोल्जी काय? ये गोल्जी अपार्ट्स, इसको गोल्जी काय भी कहते हैं, गोल्जी सम्मिश्र भी कहते हैं और गोल्जी अपार्ट्स भी कहते हैं। अब इसकी संरचना आपको दिख रही है, ये है आपके गोल्जी काय, ये है आपके गोल्जी काय। तो गोल्जी काय, तीसरा आपके जो कोशिकांग आ जाएगा वो है गोल्जी काय। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी अपार्ट्स भी कहते हैं। तो गोल्जी काय आपको बताया कि कोशिका के जो होता है वो मध्य में स्थित होता है। ये गोल्जी काय बना हुआ किसका होता है? ये इसके अंदर 3 ये अंगकों से मिलकर बना होता है। एक तो ये जो छोटी छोटी आपको रिक्तिकाएं दिख रही हैं जिसे व्हीकल्स नाम दिया गया है इससे, और एक इसमें सपाट कोश होता है, ठीक है, और एक इसमें अंग होता है, बड़ी बड़ी जो रिक्तिकाएं होती हैं उन रिक्तिकाओं से मिलकर बना होता है। तो गोल्जी काय में आपको 2 बात ध्यान में रखनी है कि गोल्जी काय जो है ये एक कोशिकांग है। इस अंग का नाम किसके आधार पे पड़ा? एक गोल्जी नामक कोई कैमिलो गोल्जी, क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की। उस खोजकर्ता के नाम के आधार पे इसका नाम पड़ा गोल्जी काय। तो इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। इस अंग की खोज की कैमिलो गोल्जी ने, और उसी कैमिलो गोल्जी के नाम के आधार पे इसका नाम पड़ गया गोल्जी काय। और इसकी खोज की थी सन 1898 में। और बात इसमें एक और ध्यान में रखनी है कि गोल्जी काय 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला होता है सपाट कोश, नंबर 2 इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 की बात करें आपके तो इसमें कुछ वायु कोश होते हैं। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? गोल्जी काय बनता है। और उसके बाद में अपन बात करें इसके अगले भाग की, तो यहां अगला आपके आ जाएगा कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी संरचना है, यह भी एक कोशिका का भाग है। बात करें आपके चौथे अंग की, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे हिंदी में कहते हैं कणाभ सूत्र। कोशिका के अंदर कुछ छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, उन्हें कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कणिकाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर इसकी जो कणिकाओं की संख्या होती है वो होती है लगभग 2 लाख, ठीक है, लगभग 2 लाख। और इन 2 लाख कणिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अंग का निर्माण होता है। और ये होता है कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित। किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित रहता है। कोशिका द्रव्य के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कौन स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिकीय श्वसन, यानी जो कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती हैं वो किसके द्वारा करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिकीय श्वसन ये इसका मुख्य कार्य है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी को पता है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह या एनर्जी प्लांट। एनर्जी प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है और कोशिका को प्रदान करवाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह। उसके बाद में अगले आपके अंग की बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला जो आपके हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ और एक रफ। दूसरी होती है रफ। हिंदी में कहे तो एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की जो आपको संरचना है वो दिखाई दे रही है ऐसी। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है रफ अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इनका क्या कार्य है? अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके आपके दो भाग हो जाएंगे, एक तो हो जाएगी चिकनी सतह वाली, चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी आपके है खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इन दोनों में क्या अंतर है कि एक चिकनी है और एक खुरदरी है। जो खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका है उसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम के राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसी कारण ये होती है आपके खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला जो आपका रहेगा बिंदु वो है आपके गुणसूत्र या जीन। गुणसूत्र या जीन। तो अगला जो आपका है गुणसूत्र या जीन, और उसके बाद में आएगा राइबोसोम। इन दोनों का अध्ययन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही, और तैयार रहिए अगली क्लास के लिए।